Hello students, welcome to Verity Path Institute. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. इट्स 10 in the morning. ठीक है. वर्क पावर एनर्जी में स्टार्ट करते हैं चैप्टर. आई होप कि आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अच्छे से आता है, तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा. अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आता है तो चैप्टर को समझने में दिक्कत कम होगी. ठीक है. वर्क पावर एनर्जी ये आपका एनसीईआरटी में 11th क्लास का 5th नंबर का शायद चैप्टर है. ठीक है. लेकिन अपन इधर डेली और नीट के पर्सपेक्टिव से जाएंगे. तो ये जो चैप्टर, अच्छा इसको गुजराती में क्या बोलते हैं? इसको गुजराती में बोलते हैं कार्य पावर माने ऊर्जा. ठीक है. वेक्टर आपको आना इसके लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने एक काम करते हैं. फर्स्ट जो इसका कंसेप्ट वो मैं ले लेता हूं, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर. ठीक है. आई होप कि आपको 1D पता हो. वेक्टर 1D आपने सीखा होगा अभी तक. अगर एनएलएम आपको आता है तो रिलेटिव मोशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने किए होंगे 1D के लिए, वो सही रहेगा. 1D अगर आपको आता है तो मैं अगर 1D के बारे में बात बताऊं तो ये वन डायमेंशन मतलब कि इसकी जो दिशा है वो एक ही है. अगर मैं आपको दिशा की बात करूं तो इसकी जो दिशा माने डायरेक्शन जो भी है वो एक ही डायरेक्शन है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस. ठीक है. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाले वेक्टर को अपन आई कैप से डिनोट करते हैं, आई कैप. और वाई तरफ जाने वाले वेक्टर्स को अपन जे कैप से डिनोट करते हैं. एक्चुअली में 1D के अंदर, वन डायमेंशनल के अंदर एक ही डायरेक्शन होता है. या तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा वेक्टर, या तो वाई तरफ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर जा रहा है आई, और वाई एक्सिस की तरफ जो भी जाएगा उसको जे कैप से आप बात करोगे. तो एक और है जेड एक्सिस की तरफ के कैप जाएगा. ठीक है. इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर जाता है उसको आई कैप बोलते हो, वाई की डायरेक्शन में जाता है उसको जे कैप बोलते हो, और जेड की डायरेक्शन में जाता है उसको के कैप से आप डिनोट करते हो. ठीक है. तो ये चीजें आपको पता होगी आई होप. तो अपने क्या है कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर 2D के लिए अपन को वेक्टर आना जरूरी है. वर्क पावर एनर्जी के अंदर आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2D की बात होगी, वेक्टर इन 2D की बात होगी. सदिश बोलते हैं गुजराती में उसको. ठीक है. तो अपने काम करते हैं, मैं आपको 2D के बारे में बता देता हूं और फिर अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं 2D डायमेंशनल बेस में. सदिश. ठीक है. वेक्टर्स. अब देखो 2D के अंदर समझने के लिए अपने को यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए. ठीक है. यूनिट वेक्टर मतलब एकम सदिश. यूनिट वेक्टर का मतलब एकम सदिश, गुजराती में एकम सदिश बोलते हैं. यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर को मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लो कि मेरे पास वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी दी है 15i है. इसका मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड 15 है, तीव्रता 15 है, और आई जो है उसकी दिशा है. मतलब कि जो भी वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी को गुजराती में वेग बोलते हैं. ठीक है. जो भी वेलोसिटी हो रही है आपकी, वो किस डायरेक्शन में हो रही है? आई डायरेक्शन में. ठीक है. और ये जो 15 है उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि तीव्रता बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो v है, वेग क्या है? एक सदिश है. मतलब कि आप उसको वेक्टर बोल सकते हो. जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर मतलब अदिश. स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर आपको वेक्टर का बहुत यूज आएगा 2 डायमेंशनल के अंदर. ठीक है. यूनिट वेक्टर की बात करें तो मैं इधर से यूनिट वेक्टर को बताने का ट्राई करता हूं कि मान लो आपके पास वेलोसिटी वेग है 15i. ठीक है. तो इसके अंदर 15i यूनिट वेक्टर का मतलब है एकम सदिश. तो ये 15 जा रहा है किस डायरेक्शन में? अंदर आई डायरेक्शन के अंदर. तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 15 है.
15i की ओर जा रहा है वो आई डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यूनिट वेक्टर मैं इधर से निकाल सकता हूं, तो अपने अगर निकाले तो अभी के लिए यूनिट वेक्टर तो यही है, जब भी कोई मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करके ही अपने को दिशा मिलती है। तो मैं एक काम करता हूं, ये क्या है अपने पास वेक्टर सदिश, तो वेक्टर को ऐसे का ऐसे रहने देता हूं, 15 को मैं नीचे ला देता हूं, तो मुझे ये क्या मिल गया आई। ये जो आई है यही एक तरह से वेक्टर यूनिट वेक्टर के बहुत क्लोज है। यूनिट वेक्टर का मतलब एकम, ये जो आपका आई आया है, आई दिशा, अगर इसका आप तीव्रता फाइंड करोगे, अगर वो 1 आता है तो उसे मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मैं इसके ऊपर से ये बता सकता हूं कि आपका जो भी यूनिट वेक्टर होगा, जो भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने का करेगा, तो वो क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स तीव्रता, मैग्नीट्यूड। तो ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। आप इसको सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अगर ये जो आपका यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ पे आई था, ये वेक्टर है, ये अभी यूनिट नहीं है, अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको मैं यूनिट वेक्टर बोलता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो भी यूनिट वेक्टर, मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ये 1 होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए ये चीज जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, अच्छा अगर मुझे ए वेक्टर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ए का और उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसका सिंपल रास्ता हो गया। ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या बताता है, दिशा बताता है। जैसे कि ये जो ए मैग्नीट्यूड किस तरफ, आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, वो सब ये बताता है, लेकिन ये एक मैग्नीट्यूड में बताता है, ठीक है, तीव्रता में बताता है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो यूनिट वेक्टर मतलब एकम सदिश है वो क्या होगा, वेक्टर ए का वेक्टर मतलब सदिश डिवाइड बाय उसकी तीव्रता, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है, सदिश डिवाइड बाय तीव्रता, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर ऐसे आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर यही जो चीज है 2D, इसके अंदर अपन और आगे जाते हैं, 2D के अंदर अपने और आगे जाते हैं। तो आगे अपन को जाने के लिए एक चीज चाहिए जिसका नाम है आपको वेग। मान लो इस फॉर एन एग्जांपल में एक एग्जांपल लेता हूं, वेग ले लो, कुछ वेलोसिटी ले लो, 2D में शो करता हूं इसको। ये जो भी अपन ने शो किया यहां पे, ये 1D में है क्योंकि एक ही दिशा ली है। 2D के लिए, स्पेशली 2D के लिए मैं काम करता हूं, V को कुछ 2D दिशा, जिसके 2 दिशा हो, ऐसे मैं शो करता हूं इसको। तो मान लो इसके अंदर मैं लिखता हूं ni प्लस n, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हो कि जो वेलोसिटी आपका वेग है, जो आपका वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आई दिशा में जा रहा है, और 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वो जे दिशा में जा रहा है, जे दिशा में जा रहा है, ठीक है, जे दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज है कि ये 10 और ये 10, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 10 इधर आया 10 उधर आया, ये तो मेरा पॉइंट शो करेगा ना। एक्चुअली में 10 इधर आया 10 ऊपर आया, तो अगर मैं इसके ऊपर डिनोट करूं, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसका, ये एक्चुअली वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, 10 10 करेंगे। अच्छा, तो इसका आपको रिजल्टेंट निकालना वैसे भी आता है। 10 10 का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब कि आपका जो भी ये वेलोसिटी है ये नॉर्मली ट्रैवल कैसे कर रही होगी, ऐसे कुछ ट्रैवल कर रही होगी, क्योंकि 10 जो है वो आई दिशा में जा रहा है, 10 पार्ट उसका जे दिशा में जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं बीच में वो ट्रैवल कर रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता 10 ही दिशा या 10 ही दिशा, मुझे आधा आधा करना पड़ेगा। देखिए आधा आधा का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि हाफ हो जाएगा x में, आधा जाएगा वो y में, तो ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं है।
एक्चुअली ये जो आधा आधी चीजें हैं ये एंगल बताती है, ठीक है, कि यहाँ से 10, यहाँ से 10। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 है और यहाँ से ये पॉइंट भी 10, नीचे वाला भी 10 है, ठीक है, ये दोनों 10 10। अब अगर ये 10 10 हैं तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इसके साथ एंगल निकालूं, मतलब कोण निकालूं, तो कोण जो भी होगा मुझे कुछ बताएगा। मान लो ये tan थीटा इसका कोण है। tan थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मतलब सामने बाजू भाग्या पासेनी बाजू, tan डिवाइड बाय tan क्या आएगा भाई? 1। tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? जब इसका थीटा जो है वो 45 डिग्री, थीटा जो है 45 डिग्री पे, तो थीटा तो आपका आएगा, वो आएगा 45 डिग्री पे, ठीक है। ये आपको पता चलेगा आपका थीटा जो है वो आपका जो भी आप जा रहे हो एक्चुअली इस दिशा में जा रहे हो। 10 भले ऐसे दिया है, 10 भले ऐसे दिया है, लेकिन आपका जो रिजल्टेंट है वो आपका ऊपर की दिशा में, दोनों के बीच के एंगल जहां पे 45 डिग्री बन रहा है वहां पे आप जा रहे हो। अच्छा, ये चीज पता चल गई। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि अगर मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस फाइंड करना हो, ऐसे देखने जाता अगर मैं उसका डिस्टेंस फाइंड करूं, तो आपको 10th के अंदर नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम भी पूछा होगा, तो थ्योरम आपको आता होगा, तो ये क्या होगा? tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये 100 प्लस 100 200, तो रूट 200 का मतलब 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। मैं इसको ये जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब कि आप ये इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो v है उसको मैं और तरीके से बताऊं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 रूट 2, ठीक है। और दिशा क्या है आपकी? दिशा इसके अंदर बताई नहीं गई है, तो आपको अगर ये बताना हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, और एंगल जो होगा उसका होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये जानकारी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर मैं आपको ये ड्यूल दिशा का क्वेश्चन बताऊं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड y दिशा में और 10 मीटर पर सेकंड j दिशा में जा रही है, तो आपको उसका रिजल्टेंट निकालना है जो कि आपका मैग्नीट्यूड होगा, और दोनों के बीच का एंगल इसका और इसका कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये पोजीशन इसकी कहां पे। तो नॉर्मली मैं ये दो वेक्टर का यूज tan i plus tan j ये 2D के अंदर मैं इसका यूज ऐसे कुछ कर सकता हूं दिशा बताने के लिए, इसका लोकेशन बताने के लिए। ये एक्चुअली मैंने क्या बताई है? इसकी लोकेशन, ये पॉइंट कहां सिचुएट करेगा, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो जिसके अंदर दो दिशाएं हैं, तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और उसका एंगल निकालना पड़ेगा, ताकि आपको उसकी परफेक्ट पोजीशन पता चल जाए, ठीक है। अब चलो यहां तक तो आपको आई होप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इसके आगे अपन चलते हैं। इसके आगे अगर अपन जाए तो मान लो कि अपने को ये चीज पहले से ही मान लो देखी 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, और दोनों के बीच का एंगल है मान लो 37 डिग्री एक्स एंड वाई एक्सिस पे इसका है ये वी बोल सकते हो आप इसको, ये टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो 100 मीटर पर सेकेंड वो ऊपर जाता है। पहले तो अपन ने नॉर्मल किया कि ये वाली चीज को अपने ऐसे दी गई है, तो उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए अपन ने उसका मैग्नीट्यूड, तीव्रता और उसका कोण, एंगल फाइंड करके अपने को उसका लोकेशन पता चला। अब अपने उल्टा करते हैं। पहले ही मैं बोल देता हूं कि कोई भी मान लो कोई भी एक्स वाई जेड, मान लो मिस्टर एक्स ये दिशा में ऊपर जा रहा है, ठीक है। वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स और ये रिजल्टेंट के बीच में। रिजल्टेंट मतलब
रिजल्टेंट के नीचे। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि ये जो वेलोसिटी आई है आपकी, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है 100, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, इसका एंगल आपको पता है 37 डिग्री। अब इसको उल्टा आप कैसे फाइंड कर पाओगे, ये भी अपन को पता होना चाहिए कि अपने कैसे ये कर पाएंगे। तो गुजराती में इसको बोलते हैं घटको, घटको। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, इतनी चीज पता होनी चाहिए। देखो अगर मैं ये जो 100 ऊपर जा रहा है, इसका शेडो बना दो नीचे, शेडो बना दो, तो इसका शेडो कैसे बनेगा, इसका शेडो कैसे बनेगा, यहां से इसका शेडो परछाई यहां पे आ रही है और इसकी परछाई ऐसे आ रही है, तो इसकी परछाई नीचे और यहाँ की परछाई इधर, ऐसे करके आप बोल सकते हो अलग अलग परछाइयां करके कि यहाँ पे जो भी जा रहा है, मान लो कि मिस्टर एक्स जो है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ तक पहुंच गया या यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो उसकी जो परछाई होगी वो उसकी क्या होगी, घटको होगी। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसका पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको पता रहता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा नॉर्मल वे में समझाता हूँ कि 37 डिग्री, आप लोगों को ये पता होगा कि cos 37 डिग्री, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो पहले ये बता दिया जाता है कि ये वाले जो टर्म्स है ये आ सकते हैं। cos 37 जो होता है वो 4/5 होता है और sin 37 डिग्री होता है वो 3/5 होता है। ये आपको पता होना चाहिए पहले के चैप्टर्स में। ठीक है, चलो इसका कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे इसका, 100 cos थीटा, 100 इस साइड क्या आएगी cos 37 डिग्री और यहाँ पे क्या आएगा 100 sin 37 डिग्री। चलो इसको और बेसिक चीज से अपन समझ सकते हैं। देखो अगर मान लो ये मुझे कंपोनेंट पता नहीं है तो मैं कंपोनेंट के बारे में ऐसे सोचता हूँ ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री और ये है इसका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मेरे को दे दिया गया है। ठीक है, तो मान लो कि मैं इसको x ले लेता हूँ, x अगर मुझे पता नहीं है तो, बाकी आपको पता हो तो आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो x क्या हुआ आपका, इसका cos क्या हुआ, cos 37 डिग्री क्या होता है, उसका cos 37 होता है परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि पासेनी बाजू डिवाइड बाय उसका हाइपोटेनियस। तो कितना रहेगा ये x डिवाइड बाय ये कितना है 100, तो x कितना आएगा 100 cos 37 डिग्री, जो आपको डायरेक्टली पता आप कर सकते हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहां पे भी एंगल पास में हो वो cos बनता है और जिसके दूर हो वो sin बनता है। लेकिन नॉर्मली ये कैसे आया, ये कुछ ऐसे आया। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 100 into cos 37 मतलब 4/5। ठीक है, तो ये कितना हुआ 20, तो ये कितना हुआ 80, तो x में 80, अब मैं क्या बोलूंगा 80 मीटर पर सेकंड वो चल रहा होगा, x दिशा के अंदर 80 मीटर पर सेकंड चल रहा होगा। और y दिशा में देखेंगे, y दिशा के अंदर 100 into 3/5 sin 37 मतलब 3/5, तो ये चल रहा होगा 60। ठीक है, मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका जो v होगा वो होगा 80i दिशा में प्लस 60j दिशा में। तो ये आपका आंसर बना v। पहले अपन ने क्या किया, जो ये v था उसको इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो अपन को दिया था ऐसा कुछ दिया था बीच में, तो घटकों का यूज करके उसको पहले वाली स्थिति में ला दिया। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका घटकों कैसे, उसके कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मुझे आगे बढ़ना है, इसके भी आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ x दिशा में, स्थानांतर गुजराती में बोलते हैं स्थानांतर, डिस्प्लेसमेंट बताओ x दिशा के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा vx कितना है आपका, vx नॉर्मली v इक्वल टू डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्थानांतर भाग्या समय बोलते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा v into t। अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक सदिश है तो x दिशा में कितना होगा, तो यहाँ पे मैं vx लिख दूं, तो vx इक्वल टू 80 into
समय समय दिया नहीं है तो मान लो मैंने इधर में समय दे देता हूं, समय इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, ये 2 सेकंड में यहां पे कहीं पहुंच रहा है, इसका समय हो गया t इक्वल टू 2 सेकंड में ये पॉइंट तक वो पहुंच रहा है, ऐसा मुझे बोल दो। तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट स्थानांतर फाइंड कर सकता हूं। स्थानांतर मतलब 80 इंटू मतलब 160 मीटर। अब तो मीटर ही आया क्योंकि सेकंड के साथ तो मल्टीप्लाई हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट इन y दिशा में vy इंटू t, vy कितना है इसका 60, y दिशा के अंदर कितना चला है 60 और इंटू 2, तो ये कितना हो 120 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे स्थानांतर बताना हो, स्थानांतर, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा 160 i प्लस 120 j। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर से स्थानांतर भी फाइंड कर सकता हूं। स्थानांतर मतलब क्या होगा, वेग इक्वल टू स्थानांतर भाग्य समय। तो समय के हिसाब से अगर मुझे पूछे तो भी मुझे ये वाला क्वेश्चन यूज करके मैं इसका ऐसे फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो इसके अंदर मुझे पता होनी चाहिए, जब भी मैंने ये चीज फाइंड की, ये मैंने फाइंड किया तो मैंने इसको इंडिपेंडेंट लिया, दोनों को अलग अलग करके लिया। मुझे x दिशा मैंने अलग ली और y दिशा मैंने अलग ली। इसका मतलब इसके ऊपर से मुझे क्या कांसेप्ट पता चलता है कि मुझे जब भी ऐसा v का आए, v के बारे में पता हो और इसकी दो दिशाएं बन रही हो, मान लो vx एंड vy, तो मुझे ये दोनों को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करनी चाहिए, तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, लेट्स से मैं आपको समरी बता दूं कि ये दो चीज अगर आपको आती होगी तो वर्क पावर एनर्जी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल गया है, अब यूनिट वेक्टर भी आपको पता चल गया है। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि जो v है जब 10i + 10j के फॉर्म में है तो उसको एंगल पे और उसका रिजल्टेंट ये फाइंड करना आना चाहिए, ये चैप्टर समझने के लिए। और दूसरी चीज, अगर आपको ऐसे दिया हुआ रिजल्टेंट में दिया हुआ तो उसके घटकों, जो गुजराती में कंपोनेंट्स को गुजराती में घटकों बोलते हैं, ये सदिश ना घटकों, ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपको या तो आप शैडो से फाइंड कर सकते हो, याद रख सकते हो कि यहां से कॉस साइड जो पास वाला है इसके पास ये है, तो ये कॉस साइड हुआ और उसके दूर ये है तो ये साइन वाला साइड हुआ, और मल्टीप्लाई बाय जो भी है 100। और वो कैसे आ रहा है मैंने आपको बता दिया कि ये कॉस और साइन के हिसाब से अपने ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और cos 37 और sin 37 कितना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और v इसके ऊपर से मैंने 80i + 60j फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अगर मुझे इससे से डिस्प्लेसमेंट पूछे कि मान लो समय जो है वो 2 सेकंड चला है, तो मैं इसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट दोनों को अलग अलग करके फाइंड कर सकता हूं। और लास्ट में मैंने आपको ये चीज बताई कि ये जो vx एंड vy है, जब भी मैं सदिश की जगह दूसरा सदिश फाइंड करना चाहूं तो x और y दिशा को अगर मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अभी यहाँ पे अपना वेक्टर खत्म होता है, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, आपको रिवाइज कराना था। तो ये आप अगर रिवाइज कर चुके हैं तो अपने कल जो लेक्चर है उसके अंदर आपका वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द इंट्रोडक्शन वर्क, जिसको आप गुजराती में कार्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।